Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो मेरा अध्याय है वह है भूमि अतिचार। यह अध्याय संख्या 15 है। आज हम एक ऐसे अपकृत्य के विषय में चर्चा करेंगे जो कि अतिचार की श्रेणी में आता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपकृत्य के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि आम दिनचर्या में और हमारे आम दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, और जब इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं और इसके लिए हमें किसी उपचार की आवश्यकता होती है, तो यह आवश्यक है कि इस तरह के कृत्य को अपकृत्य माना गया हो। और बहुत सारे ऐसे वादों में इसको अपकृत्य माना गया और बाद में यह अपकृत्य विधि का एक स्थापित सिद्धांत बन गया। जब हम इस अपकृत्य के बारे में चर्चा करते हैं तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एक अतिचार है। और यह अतिचार जब किन्हीं खास वस्तुओं या चीज़ों के साथ की जाती है तब हम इसे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, परंतु जब अतिचार की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से कोई ऐसा हस्तक्षेप है, कोई ऐसी बाधा है, किसी इस तरह का उल्लंघन है जब भूमि या किसी व्यक्ति के साथ हुआ हो। तो जब भी हम किसी के भूमि या उस व्यक्ति के साथ अगर किसी अधिकार का या उनकी स्वतंत्रता का या उनके उपभोग का उल्लंघन करते हैं तो यह माना जाता है कि यह एक तरह का अतिचार है। आप जिस कार्य को करने के लिए लॉफुली इंटाइटल्ड नहीं है, तो मान लीजिए जिस कार्य को करने के लिए आप इंटाइटल्ड नहीं हैं, आप उस कार्य को कर रहे हैं और बिना किसी की अनुमति के कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि या तो आप उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं या उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके उपभोग में आप किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस तरह के हस्तक्षेप को अपकृत्य विधि में दोषपूर्ण कार्य माना गया है और ऐसे दोषपूर्ण कार्य के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जब भी हम अतिचार की बात करते हैं तो दो तरह के अतिचार, जैसा कि मैंने बताया, पहला अतिचार होता है व्यक्ति के शरीर के साथ, इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। दूसरा अतिचार होता है भूमि के साथ, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति के साथ। संपत्ति के साथ जब हम अतिचार करते हैं इसका अर्थ ये होता है कि जब वह संपत्ति किसी के कब्जे में है, किसी का आधिपत्य है और उसमें हम किसी तरह का अनरीजनेबल अनजस्टिफिएबल इंटरफेरेंस करते हैं, तो ऐसा अनजस्टिफिएबल और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस एक दोषपूर्ण कार्य हो जाता है और यह एक अपकृत्य बन जाता है। तो ऐसे में जब भी हम इस भूमि अतिचार की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको अगर किसी की भूमि में प्रवेश करना है तो आपको उसकी अनुमति होनी चाहिए। अगर अनुमति नहीं है और आप बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं या करते हैं तो यह हस्तक्षेप होता है, या इसको बोलते हैं कि आप उसके उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो अतिचार में जो आधिपत्य के साथ बाधा या हस्तक्षेप होता है उसमें यह देखा जाता है कि यह निश्चित रूप से एक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, क्योंकि हस्तक्षेप भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से तात्पर्य यह है कि जब आप सशरीर किसी की भूमि में प्रवेश करते हैं या आप किसी मूर्त वस्तु को किसी की भूमि में प्रवेश कराते हैं, आप स्वयं ना जाकर किसी मूर्त या टेंजिबल फॉर्म की किसी वस्तु को आप वहां पर प्रवेश कराते हैं,
और जो अनाधिकृत है, अनजस्टिफिएबल है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने हस्तक्षेप किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी असंस्पर्शीय या इनटेंजिबल फॉर्म की चीजों के साथ आप दूसरे की संपत्ति के उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब माना जाता है कि यह एक अलग तरह का अपकृत्य होता है, और ऐसे अपकृत्य को नुइसेंस के रूप में जाना जाता है। तो नुइसेंस और जो ये अतिचार है, यह दोनों एक तरह से देखें तो कई समानताओं से भी लिप्त हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये कई सारे अंतर रखते हैं। तो जब भी हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक जो कॉमन चीज आती है वह यह आती है कि भूमि का कब्जा एक अनिवार्य तर्क होना चाहिए इसमें, कि जब भी आप इन दोनों अपकृत्यों के बारे में देखते हैं तो आपको यह देखना होता है कि हाँ, दोनों में भूमि का उपभोग और भूमि का कब्जा यह एक आवश्यक तत्व होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का कोई प्रेमाइस है, किसी का घर है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि वह कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। तो जब यह सार्वजनिक स्थान नहीं है और यहां आपको प्रवेश करना है, तो आपको अनुमति लेनी आवश्यक है, और जब आप बिना अनुमति के वहां प्रवेश करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने एक अपकृत्य किया है जो भूमि का अतिचार है। ठीक इसके विपरीत कई बार आप अपना जो कार्य करते हैं वह कार्य आप अपनी स्वयं की भूमि में कर रहे हैं। यहाँ आप दूसरे की भूमि में कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो प्रवेश कर रहे हैं, ना वहाँ कोई कार्य कर रहे हैं। कार्य आप अपनी स्वयं की भूमि में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आप जो कार्य कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वह किसी अन्य की भूमि पर हो रहा है, और उनसे कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो जब उनसे कुछ नुकसान हो रहा है तो ऐसे में उस भूमि का स्वामी, उस भूमि का जो आधिपत्य रखता है, वह यह कह सकता है कि आपने एक दोषपूर्ण कार्य किया है जिससे उसको कोई क्षति हुई है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई बार आप अपनी भूमि पे अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उससे कोई कंपन हुआ, अगर आप अपनी भूमि पे कोई कार्य कर रहे हैं, उससे अगर कोई स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, आप अपनी भूमि पर कार्य कर रहे हैं, उससे बहुत तेज आवाज निकल रही है, आप अपनी भूमि पे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि विद्युत करंट का भी प्रवाह हो रहा है। कार्य आप अपनी भूमि पर कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो परिणाम है यह किसी अन्य की भूमि पर हो रहे हैं, और उससे अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से वह यह कह सकता है कि आपका जो काम है वह एक दोषपूर्ण काम है। लेकिन आप यहाँ एक तर्क देते हैं कि मैंने तो आपकी भूमि में प्रवेश किया नहीं, मैं तो अपनी भूमि में हूँ, और जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वह मैं अपनी भूमि में कर रहा हूँ, और जो आप कार्य कर रहे हैं ऐसा माना जाता है कि हाँ, निश्चित रूप से यह कार्य आप कर सकते हैं अपनी भूमि में, लेकिन आप वह कार्य किस रूप में कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि गाना गाना या गाना सुनना, यह निश्चित रूप से सब लोग अपने घरों में करते हैं, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, यह आपका अधिकार है। लेकिन किस आवाज में उस गाने को गाना है, किस आवाज में उस गाने को सुनना है, यह महत्वपूर्ण है। तो एक आम आदमी, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जिस आवाज में गाने को सुन सकता है या सुनने की क्षमता रखता है, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा आवाज में अगर गाना सुनना शुरू कर दें, और यह काम आप डेली बेसिस पर करें, रोज आप ऐसे गाने सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका पड़ोसी होगा वह इससे प्रभावित होगा और उसको कुछ नुकसान हो सकता है। और जब आपके पड़ोसी को कुछ नुकसान होगा तो वह निश्चित रूप से आपके विरुद्ध एक वाद लाकर प्रतिकर की मांग कर सकता है। तो उसको हम नुइसेंस कहते हैं, क्योंकि आपने कार्य अपने स्थान पर किया था। लेकिन जब आप मूर्त वस्तुओं के साथ, जो फिजिकल, टेंजिबल, जब हम फिजिकल की बात करते हैं, कॉर्पस की बात करते हैं, तो ऐसी वस्तु जिसका कोई शेप हो, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, फिजिकल, टेंजिबल,
ऐसी प्रॉपर्टी के साथ यहाँ फिर उसी उदाहरण में मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, और बदलाव यह है कि यहाँ वह अदृश्य चीजें ना होकर यहाँ आप किसी पत्थर के टुकड़े को या कोई अन्य ठोस वस्तु को आप किसी दूसरे के प्रेमाइस में जानबूझकर भेजते हैं, तो यहां भी यह माना जाएगा कि यह एक अतिचार है, क्योंकि आपने किसी मूर्त वस्तु को, टेंजिबल वस्तु को जानबूझकर बिना अनुमति के किसी दूसरे की भूमि में प्रविष्ट कराया। जैसे कि पत्थर फेंकना, आपने एक पत्थर फेंका, तो जब पत्थर फेंका तो पत्थर एक टेंजिबल वस्तु है और उस टेंजिबल वस्तु को आपने दूसरे के प्रेमाइस में बिना उसकी अनुमति के भेजा, तो माना जाएगा कि आपने एक अतिचार किया है। तो जब हम इस दोनों अतिचार और न्यूसेंस में जब अंतर देखते हैं तो यह पाते हैं कि अतिचार में भी आप किसी के आधिपत्य के साथ बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ जो हस्तक्षेप होता है वह प्रत्यक्ष होता है, लेकिन न्यूसेंस में जो हस्तक्षेप होता है वह परिणामिक होता है, वह परिणाम स्वरूप होता है कि कार्य आपने अपने स्थान पर किया, अपने प्रेमाइस में किया, लेकिन उसका जो परिणाम हो रहा है वह कहीं अन्य हो रहा है, किसी अन्य जगह पर हो रहा है, और उस अन्य जगह का स्वामी उससे प्रभावित हो रहा है, उसको क्षति हो रही है। तो उस क्षति के लिए आप दोषी माने जाएंगे, आपका कार्य दोषपूर्ण माना जाएगा। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसा मैंने पहले भी कहा लेकिन उसमें कुछ जोड़कर मैं बता रहा हूं कि जब भी आप किसी के परिसर में पत्थर को फेंकते हैं तो यह अतिचार है, लेकिन अगर किसी जर्जर चिमनी से ऐसे परिसर में पत्थर को गिरने देते हैं, वह लगातार गिर रहा है, चिमनी है, उससे लगातार जो कण निकल रहे हैं बाहर और वह किसी अन्य के प्रेमाइस में जाकर गिर रहे हैं, तो यहां माना जाएगा कि यह एक न्यूसेंस है। तो इस तरह से आप इस अंतर को देख सकते हैं कि एक जगह आपने प्रत्यक्ष रूप से किसी ठोस वस्तु को, किसी टेंजिबल मूर्त वस्तु को आपने फेंका, अतिचार हो गया। दूसरे केस में आपने धुआं भेजा अपने प्रेमाइस से, आपने कंपन भेजा, आपने शोरगुल भेजा, आपने कोई और अदृश्य ऐसी चीज भेजी, उष्मा भेजी, जिससे उस भूमि के स्वामी को कुछ नुकसान हुआ, तो यह एक न्यूसेंस हुआ। तो अगर जब आप इस अंतर को समझ लेंगे तभी आप यह समझ पाएंगे कि वास्तव में जो भूमि का अतिचार होता है वह क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी हम अतिचार एक व्यापक शब्द है, ये उल्लंघन आपने किया है, कोई बाधा पहुंचाई है, हस्तक्षेप किया है, तो दो तरह के, व्यक्ति के शरीर के साथ या संपत्ति के साथ। जब हम इसको संपत्ति के अतिचार के रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ हमको फिर से किसी अन्य दृष्टिकोण से देखना होगा, और उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह भी जो भूमि का अतिचार होता है, जो संपत्ति का अतिचार होता है, यह दो तरह का हो सकता है। और जो पहला अतिचार होता है वह होता है ट्रेस्पास क्वारे ओलासम फ्रेग्रिट। तो इस अतिचार का अर्थ यह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में प्रवेश करना बिना न्यायानुमति के। आपके पास कोई न्यायानुमति नहीं है लेकिन आपने प्रवेश किया, तो माना जाएगा कि आपने भूमि का अतिचार किया है। दूसरा होता है ट्रेस्पास डी बोनिस एक्सपोर्टेटिस। इसमें यह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति का आपने सामान ले लिया अनऑथराइज्डली, बिना किसी अनुमति के, तो यह भी एक तरह का अतिचार है। अब हम इस भूमि के अतिचार के अन्य पहलुओं पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो जब भूमि का अतिचार किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं दूसरे व्यक्ति के भूमि में प्रवेश करके किया जा सकता है, और इस कार्य को किसी तात्विक पदार्थ के माध्यम से किया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी पत्थर को फेंक देना, छोड़ देना, दीवार में कील ठोक देना, दीवार पर सीढ़ी लगाना या छत पर मलबे को छोड़ देना, आदि आदि। और दूसरे की भूमि में कई बार ऐसा होता है कि आप स्वयं नहीं गए, अपने पशुओं को छोड़ दिया है, तो पशु का जाना आपके लिए यह कोई बचाव नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ स्वयं नहीं था, यह एक पशु था और पशु चला गया। तो इसमें देखा जाएगा कि आपने उस पशु को किस इरादे से वहां छोड़ा। अगर पशु भटकते हुए ऐसे कहीं चला गया तो हो सकता है कि एक संभावना बनेगी कि कोई दोषपूर्ण कार्य न माना जाए, लेकिन जहां आप
जानबूझकर किसी पशु को किसी दूसरे के भूमि पर आप छोड़ देते हैं बिना किसी अनुमति के, तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि आपका जो कार्य है वह दोषपूर्ण कार्य है और आपने कोई हस्तक्षेप किया है जिसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन जब आप उस पशु को छोड़ दिए हैं तो साथ ही साथ वहां पर जो भूमि का स्वामी है उसको यह अधिकार मिल जाता है कि इस अत्याचार के लिए जिस पशु को छोड़ा गया है उसको जब्त भी कर सकता है। तो जब कब्जा के साथ कोई हस्तक्षेप किया गया है तो यह अत्याचार है, जब कब्जा के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है तब माना जाएगा कि यह कोई अत्याचार नहीं है, यह कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की सप्लाई मिलनी है और वह नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप अपनी भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपका कब्जा है वह कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है कि आपको गैस नहीं मिला, आपको बिजली नहीं मिली, बहुत सारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं और उससे आप वंचित हो गए। तो जब आप उन सुविधाओं से वंचित हो गए तो यहाँ यह माना जाएगा कि यह कोई अत्याचार नहीं हुआ है और यहाँ कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी बहुत तमाम परिस्थितियां होती हैं जिनमें आप कुछ सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं कि आपके भूमि के समुचित उपभोग के लिए यह वस्तुएं मिलनी आवश्यक थी, जैसा मैंने बताया विद्युत, गैस, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं मिली तो यह नहीं माना जाएगा कि यहाँ कोई अपकृत्य कारित हुई है या कोई दोषपूर्ण कार्य हुआ है। जब हम इस भूमि पर प्रवेश को समझने के लिए यह देखते हैं कि जो अनुमति शब्द है, जो परमिशन जिसको हम बोलते हैं कि बिना परमिशन के आप प्रवेश किए, तो यह आवश्यक होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस जो परमिशन है, जो आपको आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है, उसकी सीमा भी होती है। तो यह भी देखा जाता है कि कई बार आप उस सीमा का भी उल्लंघन कर देते हैं। तो जहां आपने सीमा का उल्लंघन किया है तो वहां माना जाएगा कि अत्याचार है। हो सकता है कि आपके पास आज्ञा है, अनुमति है, आपने प्रवेश लिया, लेकिन जो प्रवेश था वह सशर्त था, कंडीशनल था कि आपको कहां तक प्रवेश लेना है। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं और जानबूझकर बढ़ते हैं तो माना जाएगा कि आपने अत्याचार किया है। उदाहरण स्वरूप, अगर मैं किसी को अपने घर पर बुलाता हूं, वह व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को अनुमति है कि वह मेरे ड्राइंग रूम में बैठेगा और वहां वह चाय नाश्ता करेगा और फिर वापस जाएगा, इससे ज्यादा की अनुमति उस व्यक्ति को नहीं है। अब वह व्यक्ति मेरे घर आता है, मेरे ड्राइंग रूम में बैठता है, चाय नाश्ता करता है, फिर बिना मेरी अनुमति के वह क्या करता है कि मेरे बेडरूम तक जाता है और मेरी चीजों को छूता है या देखता है। तो यहां यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति को जो अनुमति थी, हालांकि बाद में वह कह सकता है कि मैंने जो प्रवेश किया उस घर में वह अनुमति के साथ प्रवेश किया, लेकिन यहां यह देखना आवश्यक है कि उस अनुमति की सीमा क्या थी। उस अनुमति की सीमा यह थी कि आपको मेरे बेडरूम तक ही आना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, बहुत सारे घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनकी हम बोलते हैं कि एंट्री हमारे बेडरूम तक है, वो बिना किसी से पूछे घर में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो उनको ऐसी अनुमति है, रोज या कभी कभी जब भी वो आए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जिसको हमने सिर्फ किसी काम के लिए बुलाया और उसको ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा कि आपको यहाँ बैठना है, यह स्थान है जहाँ बैठेंगे और यहीं बातचीत होगी, अब बिना अनुमति के उसका बेडरूम में जाना निश्चित रूप से माना जाएगा कि यह एक हस्तक्षेप है, क्योंकि उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके बियॉन्ड जाकर कुछ काम किया, तो यहाँ यह अत्याचार हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू में यह अत्याचार नहीं है, लेकिन बाद में अत्याचार बन जाता है, जो कि इस उदाहरण में हमने देखा कि प्रारंभ में यह अत्याचार नहीं था, बाद में अत्याचार बन गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि जहां पर अनुमति से अधिक अगर आप कुछ करते हैं तो माना जाएगा कि यह अत्याचार है। अब एक अलग तरह का कुछ मामला है, इसमें हम देखते हैं कि इस माधव विट्ठल कुदवा बनाम माधव दास बल्लभ दास के बाद में क्या हुआ था। इसमें एक किराएदार था और किराएदार जो था वह एक बहुमंजिली इमारत का किराएदार था, उसका एक कमरा था उसमें। तो बहुमंजिली इमारतें जहाँ होती हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पर
पार्किंग वगैरह को लेकर कई बार समस्याएं होती रहती हैं। पार्किंग सीमित होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भूमि का जो क्षेत्रफल है वह कम है और उसमें बहुत ज़्यादा घर होते हैं। तो बहुआवासीय और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिलीय इमारतों में पार्किंग की समस्या एक बड़ी समस्या होती है। तो इस वाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जो वादी था, जो प्रतिवादी था, वह अपनी कार को वादी के अहाते में लगाता था। तो वादी का जो अहाता था उसमें अगर बिना अनुमति आप अपनी कार को लगा रहे हैं तो यह माना जाएगा कि यह अनधिकृत प्रवेश है। आपने कोई अनुमति तो ली नहीं थी कि आप यहाँ पर कार रखेंगे, और वादी ही उस बहुमंजिली इमारत का स्वामी भी था। तो उसके अहाते में जब यह किराएदार बार बार कार अपनी लगा रहा था तो इसको अतिचार मानते हुए जो वादी था उसने एक वाद दायर किया और उसने ये कहा कि उसके अहाते में बिना अनुमति के कार खड़ी करना एक अतिचार है, ये ट्रेसपास टू लैंड है और इसके लिए उसको प्रतिकर मिलना चाहिए। अब यहाँ जब तथ्यों को देखा गया तो यह पाया गया कि हाँ, कई बार ऐसा होता था कि जब वो अपनी कार खड़ी करता था तो जो वादी की कार थी या उसका जो मार्ग था वह कहीं ना कहीं से अवरुद्ध होता था उसके हाथे में गाड़ी खड़ी करने से। लेकिन जब इसका निर्णय न्यायालय ने दिया तो न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी बहुमंजिलीय इमारत में जहां गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है तो जो उस बहुमंजिली इमारत का स्वामी है उसके परिसर में जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो इसको अतिचार नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वहां रहेगा यह स्वाभाविक है या संभव है कि वह किसी यान का मालिक होगा, उसके पास कोई वाहन होगा। अगर उसके पास कोई वाहन है तो वह उसको कहाँ खड़ी करेगा? उसको कोई तो स्थान मिलना चाहिए, कोई तो स्थान चाहिए जहां पर वह अपनी गाड़ी को खड़ी करे। तो अगर आपका अहाता था, अगर वहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तो इसको किस रूप से अतिचार के रूप में देखा जाएगा? यह अतिचार नहीं हो सकता है। इसलिए यहां न्यायालय ने यह निर्णित किया कि जैसा कि इस वर्तमान मामले में भी था कि किसी बहुमंजिलीय भवन के किराएदार का यह अधिकार है कि यदि उसके पास कोई कार है तो वह इस भवन के अहाते में खड़ा रखे, परंतु ऐसा करने में उसे किसी भी अन्य को असुविधा नहीं कारित करनी चाहिए और इस अधिकार के प्रयोग को भूस्वामी की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि ठीक है कि उसने अपना वाहन उनके अहाते में खड़ा किया और कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना अनुमति के भी खड़ी की जा सकती है, लेकिन इसके साथ जो एक शर्त है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शर्त यह है कि ऐसा करते वक्त यह आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी वजह से किसी भी अन्य को असुविधा न हो। तो अगर बिना किसी अन्य को असुविधा दिए आप यह कृत्य कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा, यह दोषपूर्ण कार्य नहीं है। तो अब हम इसके संदर्भ में आगे अगर देखते हैं तो यह पाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो किसी भूमि पर वास्तविक कब्जा रखता है अतिचार के विपरीत कार्रवाई कर सकता है, उसको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, चाहे वह भूमि का स्वामी हो या भूमि का स्वामी न हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार आप किराएदार होते हैं और आप उस भूमि का उपभोग कर रहे होते हैं उस वक्त में, तो यह माना जाएगा कि यह आपके विरुद्ध किया गया एक दोषपूर्ण कार्य है। तो यह आवश्यक नहीं है कि आप उस भूमि के स्वामी ही हो और अतिचारी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह आपके कब्जे पर सवाल उठाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्वयं में ही सपोज कीजिए कि आप एक ट्रेसपासर हैं, आपने कब्जा किया हुआ, ऐसा लोग मानते हैं कि आप एक ट्रेसपासर हैं, लेकिन इसके विषय में अगर न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है, अगर कोई ऐसा वाद नहीं आया जिसमें यह कहा गया निर्णय में कि आप अतिचारी हैं या कुछ है, लेकिन वास्तव में आप उस भूमि के स्वामी भले ना हो लेकिन आपके कब्जे में है, तो जिसके कब्जे में है तो यह देखा जाएगा कि यहाँ पर अगर प्रतिवादी यह कहता है
कि आप तो इसके मालिक नहीं हैं, आपको इससे क्या, आप तो किराएदार हैं, आपको इससे क्या, आपका जो कब्जा है वह दोषपूर्ण है, आपको इससे क्या। तो इस तरह के जो तर्क होते हैं प्रतिवादियों की तरफ से, उसको मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि जब आप खुद गलत कर रहे हैं तो पहले आपका जो कृत्य है वह गलत है। अपने गलत कृत्य को जायज ठहराने के लिए आप किसी अन्य की गलती का सहारा लेना चाह रहे हैं, इसको न्यायालय अनुमति नहीं देता है, और इसको हम बोलते हैं जस्ट टर्टी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो आप लेना चाहते हैं वह किसी अन्य व्यक्ति की गलती की प्रतिरक्षा लेना चाहते हैं, और इस प्रतिरक्षा को न्यायालय अनुमति नहीं देता है कि आप अपने कृत्य को यह कहकर जस्टिफाई करें कि नहीं मेरा तो ठीक है, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया है, क्योंकि आपका ही कब्जा दोषपूर्ण है, आप ही इस भूमि के स्वामी नहीं हैं, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। एक दूसरी बात भी यहाँ होती है, कई बार ये भी होता है कि जो भूमि का स्वामी होता है उसके पास जो उसका कब्जा होता है वह कई बार डायरेक्ट पोजीशन होता है, कई बार इनडायरेक्ट पोजीशन होता है। डायरेक्ट पोजीशन में स्वयं वह वहाँ है, वह खुद उसके कब्जे में है, वास्तविक कब्जे में है। कई बार ऐसा होता है कि जो भूमि है वह उसके वास्तविक कब्जे में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वह उसके कब्जे में ही है, क्योंकि अपनी भूमि पर लगातार खड़े रहना और वहीं पर रहना यह भी किसी के लिए संभव नहीं है। वहाँ वह खेती कर रहा है, वहाँ वह कुछ और कार्य कर रहा है, या हो सकता है वहाँ वह कुछ दिनों से नहीं रह रहा हो। तो इसका कदापि यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह उसके कब्जे में नहीं है। अगर वहाँ नहीं भी रह रहा है तब भी यह माना जाएगा कि यह भूमि उसके कब्जे में है। मान लीजिए अगर मेरा कोई फ्लैट है और उस फ्लैट में मैंने ताला बंद करके रखा हुआ है और 2 साल से मैंने ताला बंद करके रखा हुआ है, तो यह कोई नहीं कह सकता है कि यह जो फ्लैट है वो आपके कब्जे में नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर प्रवेश कर गया। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और आपको कोई हानि नहीं हुई है, आपके विरुद्ध मैंने कोई ऐसा दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है। तो इस तरह के तर्कों का कोई स्थान नहीं होता है विधि में, और यह माना जाता है कि यह आपका जो कार्य है अगर वह दोषपूर्ण है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है। एक वाद था ग्राहम वर्सेस पिट का। इस वाद में ऐसा हुआ था कि पट्टा पर एक भूमि दी गई थी, उस पट्टे की भूमि को जब दी गई थी तो बाद में यह देखा गया कि हाँ वो जो पट्टा था, पट्टा लीज को बोलते हैं, लीज पर वह जमीन दी गई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पट्टे पर जब जमीन दी गई थी और जो पट्टा था वह शून्य था, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पट्टा था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वह था ही नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो निश्चित रूप से जो आपका आधिपत्य है वहाँ, जो आपका कब्जा है वहाँ, वह दोषपूर्ण है। फिर भी इसमें प्रतिवादी के विपरीत अतिचार की कार्रवाई करने का अधिकारी माना गया, जिसने उस भूमि में बिना विधिक न्यायानुमति के प्रवेश किया था, क्योंकि अपकर्ता के विपरीत हर आधिपत्य विधिक आधिपत्य होता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप कोई अपकृत्य करते हैं, आप स्वयं में अतिचारी हैं, तो आपके विरुद्ध जो आधिपत्य है वह भले ही दोषपूर्ण हो, वह विधिपूर्ण आधिपत्य माना जाएगा। तो इस वाद में भी जैसा हमने देखा कि जो वादी था उसको अधिकारी माना गया उस वाद को लाने का, कि वह इस वाद को ला सकता था, हालांकि जिस पट्टे के अंतर्गत उसका कब्जा था, आधिपत्य था, वह पट्टा ही शून्य था। दैट मीन्स कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी माना गया कि इसका जो आधिपत्य है वह विधिपूर्ण आधिपत्य है, सिर्फ इस पर्पस के लिए। पर्पस क्या है यहाँ पर? कि किसी अतिचारी के विरुद्ध कोई वाद लाना और उसको उत्तरदायी ठहराना। तो यहाँ कोर्ट ने माना कि हाँ, यह विधिपूर्ण आधिपत्य था। जबकि हम इसको अन्य तरह से देखें तो निश्चित रूप से जो आधिपत्य था वह दोषपूर्ण आधिपत्य था। यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आधिपत्य नहीं था, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया गया कब्जा था, जो कि दोषपूर्ण था। अब इसमें एक और विषय आता है जो होता है ट्रेसपास एब इनिशियो, प्रारंभ से ही अतिचार। कई सारे मामलों में होता है कि यह अतिचार शुरू से नहीं है,
कई मामलों में होता है कि यह शुरू से अतिचार है। अब दोनों में अंतर क्या है, एक उदाहरण भी मैंने बताया था कि कई बार आप अनुमति से कोई कार्य कर रहे होते हैं और बाद में आप एक्सीड कर जाते हैं, उस अनुमति से बियॉन्ड कुछ काम कर देते हैं, उस आज्ञा के अलावा भी आप वहाँ कुछ कृत्य कर देते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि आपने कोई अतिचार किया है। जब हम ट्रेसपास एब इनिशियो की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विधिक प्राधिकार से किसी परिसर में प्रवेश करता है और प्रवेश कर लेने के बाद वहाँ दोषपूर्ण कार्य करता है, तो माना जाएगा कि आपने उस संपत्ति के निमित्त जो भी अतिचार किया है वह प्रारंभ से ही किया है, क्योंकि शुरू में आप प्राधिकार के तहत गए थे, लेकिन वहां जाकर आपने कुछ अन्य कार्य किया और वह अन्य कार्य करने का आपको कोई भी प्राधिकार नहीं था, तो शुरू में भी जो कार्य किया गया था उसे भी दोषपूर्ण कार्य मान लिया जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रेसपास एब इनिशियो, कि प्रारंभ से ही अतिचार माना जाएगा। अब चाहे आप विधिपूर्ण तरीके से प्रवेश किए हो या किसी अनुमति के साथ प्रवेश किए हो या किसी प्राधिकार के साथ प्रवेश किए हो, लेकिन वहां प्रवेश करने के बाद जो कार्य आपने किया, जो हस्तक्षेप आपने किया, अगर वह अतिचार की श्रेणी में आता है तो ऐसा माना जाएगा कि आप प्रारंभ से ही अतिचारी थे, शुरू से ही आपने अतिचार किया, क्योंकि आपका जो इरादा है वह यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप प्रवेश तो अनुमति के साथ कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उस भूमि के उपभोग के साथ, तो माना गया कि आपने यह अतिचार प्रारंभ से ही किया। लेकिन यहाँ यह देखना आवश्यक होता है कि जब हम किसी को प्रारंभ से ही अतिचारी मानते हैं या ऐसी कोई परिकल्पना करते हैं, तो वह व्यक्ति उस भूमि में उसी दोषपूर्ण प्रयोजन के हेतु वहां गया था, ऐसा देखना आवश्यक होता है। इसलिए जो वादी न केवल दोषपूर्ण कार्य के निमित्त ऐसी नुकसानी का दावा कर सकता है जिसको कि अतिचार करने के बाद किया गया था, वरन वह उस मूल प्रवेश के लिए भी नुकसानी का दावा कर सकता था या कर सकता है जिसे अब अतिचार मान लिया गया है, क्योंकि शुरू में पहले वह अतिचार नहीं था, वह अनुमति के साथ था, वह प्राधिकार के साथ था। लेकिन जब आपका कृत्य अतिचार बन गया और यहाँ यह माना गया कि यह प्रारंभ से ही अतिचार है, तो जो अतिचार आपने किया उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं ही, आपको प्रतिकर देना ही होगा, लेकिन जो प्रारंभ से जो आपने कृत्य किया, जो प्रवेश करने का जो कृत्य किया, वहां से लेकर अभी तक का जो आपका कृत्य है उसके लिए आपको प्रतिकर देने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि किसी परिसर में किसी व्यक्ति के प्रवेश को जब आरंभता अतिचार की संज्ञा देने के निमित्त मात्र अपकरण, जिसको हम नॉन फिजेंस कहते हैं, अर्थात किसी कार्य को करने में मात्र लोप ही पर्याप्त नहीं है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया, वहां कोई लोप है, तो वही पर्याप्त नहीं है। इस निमित्त यह आवश्यक है कि प्रतिवादी अपकरण मिसफिजेंस के सकारात्मक कार्य के निमित्त अर्थात किसी दोषपूर्ण कार्य को करने के लिए अवश्य ही दोषी हो। अब यहाँ यह देखना जरूरी है कि आपको यहाँ अंतर समझना पड़ेगा कि आरंभ से इसको अतिचार कैसे मानेंगे और कब इसकी संज्ञा देंगे। तो यहाँ दो शब्द आए, एक नॉन फिजेंस आया और एक मिसफिजेंस आया। तो इसकी संज्ञा देने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं गया और फिर उसने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई लोप है, तो सिर्फ लोप मात्र से ही आप उसको नहीं कहेंगे कि यह प्रारंभ से ही अतिचार है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक कार्य है और उस सकारात्मक कार्य के निमित्त कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है, तो यह आवश्यक है। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यह जो मिसफिजेंस है और उसका वहाँ अगर प्रेजेंस है, तो यहाँ माना जाएगा कि यह जो व्यवधान हुआ है, यह जो अतिचार हुआ है, यह प्रारंभ से ही किया गया अतिचार है। तो यहाँ नॉन फिजेंस और मिसफिजेंस के अंतर को समझना आवश्यक होता है।
इसके लिए एक वाद है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यह वाद था सिक्स कारपेंटर का वाद। और इस सिक्स कारपेंटर के वाद में क्या हुआ था कि 6 जो बढ़ई थे वह एक सराय में जाते हैं और उस सराय में उन लोगों ने कुछ खाने का ऑर्डर दिया और शराब का ऑर्डर दिया। शराब पीने और खाने के बाद, जो डबल रोटी का उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको खाने के बाद उसका भुगतान करने से उन लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए कि जब वो सराय में गए और ऑर्डर किए तब तक तो उनको अनुमति थी वहां प्रवेश करने की, क्योंकि वह एक ग्राहक के रूप में गए थे और उन्होंने वहां खाना भी खाया और शराब भी पी, यहां तक उनको अनुमति थी। लेकिन खाना खाने के बाद उनको जो भुगतान करना था, अब उन्होंने उस भुगतान करने से मना कर दिया कि हम इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो यहां यह देखा गया कि मिसफिजेंस का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि यहां कोई ऐसा ओवर्ट एक्ट, कोई ऐसा एक्ट उनके पार्ट पर नहीं हुआ है कि वह उस भूमि पर कुछ ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं जिससे भूमि का उपभोग प्रभावित हो रहा है या बाधित हो रहा है। तो यहाँ उन लोगों का जो अपकरण है या मिसफिजेंस का कोई भी कार्य नहीं किया है और सिर्फ भुगतान मात्र का न देना एक ऐसा कार्य था जिसको नॉन फिजेंस माना गया। तो यहाँ यह देखा गया कि मिसफिजेंस नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है, नॉन फिजेंस है। तो मात्र नॉन फिजेंस के आधार पर प्रारंभ से ही अतिचार की संज्ञा नहीं दी जाती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो इस वाद में मिसफिजेंस नहीं है, नॉन फिजेंस है, इसलिए यह यहाँ निर्णय दिया गया कि इसमें आरंभतः अतिचार का कोई भी मामला नहीं बनता है। अगर आपको उससे कुछ लेना है तो निश्चित रूप से जो बिल का भुगतान करना है उसके लिए आप अधिकारी हैं, आप ले लीजिए। लेकिन इसको आरंभ से ही अतिचार कहना कि जब वह प्रवेश लिया था और जब बैठकर खा रहा था वह भी अतिचार की श्रेणी में आता है, यह उचित नहीं होगा। उसके लिए क्या आवश्यक होता है, वहां मिसफिजेंस होना चाहिए। तो यहां मिसफिजेंस नहीं है, इसका लोप है। तो मात्र नॉन फिजेंस की वजह से किसी को अतिचारी और आरंभ से अतिचारी कहना यह उचित नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि जब आप कहीं किसी परिसर में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए आपके पास वैलिड लाइसेंस होता है, एक लाइसेंस के साथ आप प्रवेश करते हैं। तो जब आप लाइसेंस के साथ प्रवेश करते हैं तो आपको अतिचारी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास अनुमति है, एक वैलिड लाइसेंस है। लाइसेंस का अर्थ ही होता है अनुमति, और जिसके अभाव में जो भी आपका कृत्य है वह इलीगल हो जाता है। ऐसी अनुमति जिसके अभाव में जब आप उस कृत्य को करते हैं तब वह इलीगल माना जाएगा, इसको हम लाइसेंस कहते हैं। तो जब आप अनुज्ञप्ति लाइसेंस के साथ प्रवेश करते हैं तो जिसके कब्जे में वह परिसर है उसकी अनुज्ञप्ति आपको है और उसके साथ आप प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रवेश की वजह से अगर कोई कहता है कि आपने कोई अतिचार किया है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अगर कोई भी जो प्रतिवादी है वह कहता है कि नहीं आपने कोई अतिचार किया है, लेकिन आपके पास यह जस्टिफिकेशन है कि मेरा जो प्रवेश था वह एक लाइसेंस के साथ था, मैं एक अनुज्ञप्ति के साथ वहां प्रवेश किया था, तो इस अनुज्ञप्ति के साथ जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको अतिचारी नहीं माना जा सकता है, भले ही आप किसी अन्य की भूमि में जिसके कब्जे में वह भूमि है आपने प्रवेश किया हो। तो किसी भी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके पास लाइसेंस है, और जिस भूमि में आप प्रवेश कर रहे हैं अगर वह किसी अन्य के भी कब्जे में है तब भी यह माना जाएगा कि आपने कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है, क्योंकि आपका कार्य उस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है। तो अनुज्ञप्ति के प्राधिकार से जब आप प्रवेश करते हैं और आपको किसी प्रतिवादी के विरुद्ध अतिचार के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ देखने की बात यह होती है कि आपको समझना होगा कि यह अनुज्ञप्ति भी कई प्रकार की हो सकती है। क्या यह एक साधारण अनुज्ञप्ति है या यह कोई विशेष अनुज्ञप्ति है?
तो कई बार आपका जो प्रवेश होता है वह साधारण अनुज्ञप्ति के साथ होता है कि आप यहाँ जा सकते हैं, आप गए और घूमिए, जो करना है करिए, लेकिन आप जब वापस आएंगे तो वहाँ से कोई भी सामान या कुछ भी लेकर वापस नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी अनुमति होती है कि आप जाएं और आप वहाँ से जो लेकर आना चाहें वह भी आप लेकर आ सकते हैं। तो सिर्फ भूमि में प्रवेश ही नहीं करना, वरन वहाँ से कुछ लेकर भी आना, इस तरह का अगर अनुज्ञप्ति आपके साथ है तो यह माना जाएगा कि हाँ, यह एक विशेष प्रकृति की अनुज्ञप्ति है और इसके तहत आपको अधिकार है कि आप वहाँ से कुछ वस्तुओं को या जिसके लिए वह अनुज्ञप्ति है आप लेकर आ सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो आप किसी वृक्ष को काटने जाते हैं किसी अन्य की भूमि में और आपको ऐसा प्राधिकार मिला है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके कब्जे में वह भूमि है कि एक वृक्ष है और इस वृक्ष को आप काट सकते हैं। आप प्रवेश करिए, आप उसको काटिए। एक चलचित्र जो सिनेमा होता है उसका जो मैनेजर होता है, चलचित्र प्रबंधक द्वारा किसी व्यक्ति को कोई चलचित्र देखने की अनुमति प्रदान करना, ये अनुज्ञप्ति हुई कि आप एक लाइसेंस के तहत उस सिनेमा हॉल में गए और आप वहाँ सिनेमा देख सकते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न है कि जब आप सिनेमा देख सकते हैं तो सिनेमा समाप्त होने के बाद वहाँ से आपको बाहर निकलकर आना भी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने जो आपको टिकट दिया और आपको यह अनुज्ञप्ति है कि आप वहाँ जा सकते हैं, आप सिनेमा देख सकते हैं, तो आप उस समय अवधि के बाहर भी वहाँ आप रहने के अधिकारी हैं कि आप कहिए कि मेरे पास टिकट है, अब हम यहाँ से कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। तो ऐसा कहने का आपको अधिकार नहीं है। यह जो युक्त समय जिसके लिए आपको यह अनुज्ञप्ति दी गई है उसकी एक समय सीमा है, आपको उस समय सीमा के बाद वापस आना है, वहाँ नहीं रहना है। तो मान लीजिए अगर मैंने अपनी भूमि में आपको 1 वर्ष तक पेड़ काटने का अधिकार दिया तो आपको 1 वर्ष के बाद आप अगर वहाँ जाते हैं तो यह माना जाएगा कि आप उसके बाहर जा रहे हैं, उस अनुज्ञप्ति के अलावा आप कुछ कर रहे हैं, आपको अतिचारी माना जा सकता है। उस सिनेमा हॉल में भी अगर आप उस समय से ज़्यादा रहते हैं, आप 6 घंटे बाद भी आप जो दूसरा शो होता है वहाँ भी आप अगर आप जाना चाहें और आप जाने का प्रयास करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह अतिचार है। आपको उस 3 घंटे अवधि के लिए ही आपको यह अनुज्ञप्ति थी, उससे ज़्यादा के लिए नहीं थी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को एक युक्त समय के भीतर उस स्थान को छोड़ देना चाहिए कि जो भी रीजनेबल टाइम है जिसके लिए आपको कहा गया है कि आप यह कार्य करिए, उस कार्य को करने के लिए जो भी एक रीजनेबल टाइम होगा आपको उसके बाद उस स्थान को छोड़ना होगा। उसके बाहर भी अगर आप वहाँ पाए जाते हैं या रहते हैं तो माना जाएगा कि आप एक अतिचारी हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मामलों में यह प्रश्न उठता है कि जो अनुज्ञप्ति देता है उसको अनुज्ञप्ति रिवोक करने का अधिकार होता है या नहीं होता है। कई बार हमने लाइसेंस दिया और लाइसेंस को रिवोक करना, उसको प्रतिसंहित करना, क्या वह रिवोक किया जा सकता है? तो इसके लिए समझना होगा कि जो अनुज्ञप्ति के जो कई प्रकार होते हैं उनमें अलग अलग नियम हैं इसको लेकर। जैसे एक बेयर लाइसेंस होता है जिसको हम अनावृत अनुज्ञप्ति कहते हैं। दूसरा होता है अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति, जो लाइसेंस कपल्ड विथ ए ग्रांट। यहाँ लाइसेंस है और ग्रांट भी है, यहाँ सिर्फ लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के साथ ग्रांट भी है। और पहले केस में क्या था, सिर्फ लाइसेंस है, अनुज्ञप्ति है, और वह अनुज्ञप्ति अनावृत अनुज्ञप्ति है। तो इन दो अनुज्ञप्तियों के संदर्भ में यह जो रिवोकेशन का जो रूल है उसको समझना आवश्यक है। तो अनावृत अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने का जब रिवोकेशन की बात आती है तो आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं कि आपने उस व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति दी है, ठीक है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे इस अनुमति को वापस ले लेना चाहिए, तो आप इसको रिवोक कर सकते हैं। ऐसा अधिकार है आपके पास, और आप रिवोक कर लेंगे तो उस व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा उस स्थान को छोड़ना। अब वहाँ वो रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा जाएगा कि आप उस समय तक रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिनेमा हॉल में हैं, आपने 3 घंटे के लिए टिकट खरीदा है, किसी खास परिस्थिति में अगर सिनेमा हॉल के मालिक को लगता है कि सारे लोगों से इस सिनेमा हॉल को खाली करा लेना चाहिए,
तो निश्चित रूप से जो लाइसेंस 3 घंटे के लिए था उसको बीच में 1 घंटे के बाद ही रिवोक कराया जा सकता है और आपको उस स्थान को छोड़ना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ये 3 घंटे के लिए, मैं 3 घंटे तक तो रहूँगा, उससे पहले मुझे कोई यहाँ से हटा नहीं सकता है। ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि आपका जो यह कृत्य है यह दोषपूर्ण कृत्य है। लेकिन जब अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति होती है उसको रिवोक करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको आसान नहीं माना जाता है। जैसे कि अगर किसी को आखेट करने के लिए या किसी वन में शिकार करने के लिए कोई लाइसेंस मिला है और जो मारे गए जो वहाँ पे जो जानवर हैं, जैसे मृग हुआ या कोई अन्य जानवर हैं, तो उनको अपने उपयोग के लिए ले जाने की अनुज्ञप्ति है, तो जो शिकार करने और वृक्ष काटने से संबंधित है। लेकिन जहाँ तक सारे मारे गए मृग और काटे गए वृक्ष को ले जाने का प्रश्न है, यह अनुदान है, यह लाइसेंस नहीं है, यह अनुदान है। वहाँ जाना और जाकर वृक्ष काटना या शिकार करना लाइसेंस है। लेकिन जहाँ आपने वृक्ष को काट दिया, वो कटा हुआ वृक्ष, जहाँ आपने शिकार कर लिया वह मरा हुआ जानवर, उसको वापस ले जाना वहाँ से, यह अनुज्ञप्ति है। ये अनुज्ञप्ति के साथ ग्रांट है, अनुदान है। तो जब आप वहाँ जाते हैं, उदाहरण स्वरूप आपने 15 मृग मारे और कुछ वृक्ष काटे, तो उसको ले जाने की अनुमति चूंकि अनुदान है, इसलिए ऐसी जो अनुज्ञप्तियाँ होती हैं वह अपरावर्त्य, इरिवोकेबल होती हैं। इनको रिवोक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तरह का ये एक एग्रीमेंट हुआ आपके और उसके बीच में कि आप वहाँ जाएंगे और ऐसा कार्य करेंगे, आप वहाँ शिकार भी कर सकते हैं, वृक्ष भी काट सकते हैं, लेकिन जो कटे हुए वृक्ष होंगे और जो मरे हुए जानवर होंगे उसको आप वापस भी ले जा सकते हैं साथ में। जो साथ में ले जाने वाली बात है यह एक अनुदान है, एक ग्रांट है, तो यह इरिवोकेबल होता है, इसको आप रिवोक नहीं कर सकते हैं। एक वाद के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वुड बनाम लैडविंटर का वाद था, इसमें ये एक महत्वपूर्ण वाद है इस विषय पर। वुड बनाम लैडविंटर के मामले में जो एक वादी है वह एक टिकट खरीदता है और वह टिकट था एक घुड़दौड़ को देखने का। तो घुड़दौड़ को देखने के लिए जब टिकट खरीदा और वह इस प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचता है और प्रतियोगिता स्थल का जो स्वामी है, जो ऑक्युपायर है, वह प्रतिवादी है। रेस हो रहा है, हॉर्स रेस चल रहा है, घुड़दौड़ हो रही है और प्रतिवादी ने वादी से उस परिसर को छोड़कर चले जाने को कहा। वादी ने प्रतिवादी के इस आदेश का अनुपालन करना अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जो प्रतिवादी के सेवक थे उन्होंने बलपूर्वक उसको बाहर कर दिया। अब वादी एक मुकदमा लेकर आता है और उस मुकदमे में वादी यह कहता है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, यह एक अपकृत्य है और इसके लिए मुझे प्रतिकर चाहिए, क्योंकि उसको बलपूर्वक उस परिसर से बाहर निकाला गया था। जब उसने मना किया कि नहीं, मैं इस परिसर को नहीं छोड़ूंगा, प्रतिवादी के कहने के बावजूद, तो प्रतिवादी के सेवक जब उसको उठाकर बाहर ले गए, उसकी इच्छा के विरुद्ध ले गए, तो वहां बल का प्रयोग हुआ। तो जब बल का प्रयोग हुआ, उसके शरीर को स्पर्श किया गया, उसको बाहर निकाला गया, तो वहां कारक थे जो इस अपकृत्य को मान्यता देते हैं। तो उन कारकों की उपस्थिति में जब इसको वहां से बाहर निकालने की बात हुई तो इसने कहा कि हमला हुआ, यह अपकृत्य है, अब इसके लिए मुझे प्रतिकर चाहिए। लेकिन जब यहाँ देखा गया कि आपका जो लाइसेंस था, जिसके तहत आप उस घुड़दौड़ को देखने गए थे, जिसने जारी किया था, उसी व्यक्ति ने आपको आदेश दिया कि आप इस परिसर को छोड़ दीजिए, तो माना गया कि यह रिवोकेबल लाइसेंस था। और जैसे ही प्रतिवादी ने यह कहा कि आप इस परिसर को छोड़िए, तो माना गया कि उसने अपने उस आज्ञा का, उस अनुज्ञप्ति का रिवोकेशन कर लिया, रिवोक हो गया, तो आपको छोड़ देना चाहिए था। जब आपने नहीं छोड़ा तो यहाँ आपको अतिचारी माना गया, और अतिचारी को परिसर से बाहर निकालना, यह जो कार्यवाही थी, यह अपकृत्य नहीं मानी गई। तो यहाँ कहा गया कि यहाँ कोई भी हमला का अपकृत्य नहीं हुआ, आपको उस परिसर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया था, आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए, आपको बलपूर्वक बाहर निकाला गया, किसी भी तरह का अपकृत्य कारित नहीं हुआ है, आप किसी प्रतिकर के हकदार नहीं है। अब इसमें यह देखना आवश्यक होता है कि जो भी इस तरह के अतिचार होते हैं उनमें उपचार क्या होता है।
तो उपचार के रूप में जो सबसे पहला मुख्य उपचार होता है वह होता है, कई बार इसमें डिस्पोजिशन के जो केसेज होते हैं कि हम एक भूमि के स्वामी हैं, हमारे आधिपत्य में भूमि है, कोई अनथराइजली प्रवेश करता है और मुझे उस भूमि से बाहर निकाल देता है। तो जब वह मुझे उस भूमि से बाहर निकाल देता है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना पोजीशन वापस चाहिए, तो मुझे री एंट्री का अधिकार चाहिए। तो एक स्वामी होने के नाते, एक कब्जाधारी होने के नाते मेरी पहली मांग यही होगी कि आप मुझे मेरे परिसर में वापस से ले जाइए, मुझे वहाँ रखिए और उस जो अनाधिकृत व्यक्ति के पास वह भूमि है जो वहाँ पर है उसको बाहर निकालिए। तो जब भी किसी व्यक्ति से कोई कब्जा किसी अतिचारी द्वारा छीना जाता है या व्यवधान कारित किया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अपने कब्जे से उस अतिचारी को बाहर रखे, उसको निकाले, या अगर वह बाहर निकल जाता है तो उसको पुनः वापस प्राप्त करे, री एंट्री। तो री एंट्री के लिए कई बार आप युक्त बल का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जब आपको वहां प्रवेश करना है और आपको कोई रोक रहा है, आप लॉफुल ऑक्युपायर हैं उस स्थान के, वह भूमि आपके कब्जे में होनी चाहिए लेकिन आपसे छीन ली गई है, अब आप वहां एंट्री लेने जा रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है, तो आप युक्त बल के साथ रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि अब वहां जाकर कोई आप अनलॉफुल कार्य करें और आप अपने कब्जे को वापस पाने के लिए वहां पर जाकर गोली चलाएं या किसी अन्य को घायल करें या उसे मारे पीटें, ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन आपको यह अधिकार है कि आप युक्त बल का प्रयोग करके अपने कब्जे को पुनः प्राप्त कर लें। और यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अधिकार का प्रयोग अपने कब्जे से अतिचारी को बाहर निकालने के लिए देता है तो माना जाएगा कि यह कोई अपकृत्य नहीं है। तो यहाँ जो री एंट्री का जो यह आपका उपचार है यह बहुत ही उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उपचार है कि आपको री एंट्री मिलनी चाहिए। जैसा कि हेमिंग्स बनाम स्टोक में भी देखा गया था कि इस वाद में जो वादी प्रतिवादी के नियोजन में था और एक मकान दिया गया था, सेवा समाप्ति के बाद वादी को समुचित तरीके से एक सूचना दे दी गई थी उस मकान को खाली करे। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो प्रतिवादी ने युक्त बल का प्रयोग करके स्वयं परिसर में प्रवेश किया और वादी का सामान वहां से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ यह माना गया कि जो उसकी कार्रवाई थी उसका उद्देश्य अतिचारी को आवास से निकालना मात्र ही था, तो इसको अपकृत्य नहीं माना गया। इसको निष्कासन या बेदखली की कार्रवाई आप कर सकते हैं, जैसा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में होता है सेक्शन 6 में कि आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है तो आप एक्शन फॉर इजेक्टमेंट ले सकते हैं, और यह जो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है उसके तहत किया जाता है। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा होती है और आप धारा 6 के अंतर्गत अपना कब्जा पुनः वापस पाने के लिए, जो भी अतिचारी है उसके निष्कासन के लिए आप यहाँ न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं और आपको उसका उपचार मिलेगा। इस बीच में जितने दिन तक वह अतिचारी था उसने कोई भी लाभ अगर उस वस्तु से प्राप्त किया है जिसको हम मीन प्रॉफिट कहते हैं, तो आप उसके भी अधिकारी हैं, वह भी आपको मिलना चाहिए। मान लीजिए वहाँ आप खेती करते थे और उस बीच में जितने दिन उस खेती का नुकसान हुआ है और जो फसल की कीमत होनी चाहिए थी जो आपको बाजार से मिलती, तो उसको मीन प्रॉफिट माना जाता है। तो आप यह क्लेम कर सकते हैं कि इतना मेरा नुकसान हुआ है, मैं इसका भी हकदार हूँ। तो आप जो मध्यवर्ती लाभ हैं, जो मीन प्रॉफिट है, उसके लिए भी एक्शन ला सकते हैं, वह आपको मिल सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु है अतिचारी का जो आपके परिसर में आया है, तो उस वस्तु को कब्जा करने का भी आपको अधिकार है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि जो पशु वगैरह आ गए या कोई अन्य वस्तु जिसको रख दी गई या फेंक दी गई जो मूर्त रूप में है, उसको भी कब्जा कर लेने का आपको अधिकार है। और इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। I am A.K. Sharma and I teach sociology at IIT Kanpur. I am going to
address the question, what is the relevance of statistics in sociology? In India, there is some confusion about role of statistics in sociology, and most of the students of sociology suffer from what I call phobia of statistics. But actually, if you look at history of sociology or the kind of works that are being done in sociology or which are published in prestigious academic journals, you find that there is a lot of use of statistical methods, and not simple methods, very advanced methods. All of you know, as students of sociology, you know that one of the founding fathers of sociology, Comte, or another founding father, Emile Durkheim, they said that sociology is one subject which differs from other subjects in the questions that they try to answer, but they use the same method, the method of science. And that in sociology, those who believe in this kind of approach, they are called positivists. Emile Durkheim called them positivists. They believe that social issues must be studied by using observations, experiments, and other modes of collection of data. Now, statistics can help sociologists in three ways. Because if sociology is about social facts or patterns, not individuals, patterns of thinking, patterns of feeling, patterns of acting, behaving, and they can be measured, they can be quantified, and that explanation of one social fact can be given only in terms of other facts. We need statistics, because statistics can measure these facts. Statistics can describe these facts. So, one branch of statistics, we can call it descriptive statistics, can help us in summarizing data, in measuring facts, like you are all familiar with simple statistical things like mean, mode, median, or methods of dispersion, standard deviation, range, variance. These are descriptive measures. They can also be used to measure skewness or symmetry or asymmetry in the data. Other types of statistical methods, which are called inferential statistics, are used to test hypotheses. We know that any science, including sociology, if we follow that positivistic tradition, is about testing hypotheses using scientific methods. And for testing hypotheses, like for comparative purposes, comparing means of two samples, or comparing variances of two samples, or comparing correlation coefficients or regression coefficients, we need inferential statistics. And if you are familiar with some of them, t-test, z-test, chi-square test, f-test, these are the tests which come under inferential statistics. We use statistics for drawing inferences about two or more samples. And thirdly, statistics can also be used for posing new questions. I remember that a few months ago, I read an article in Population and Development Review in which the authors, Cole and Gramajo, they tried to explain homicide rates and variations in homicide rates across countries in the entire world. And they found, based on statistical analysis, logistic regression and all, they found that one factor which explains variations in homicide rates in the world is female education. Not culture, not governance so much, not even male education, but female education. Now, if facts are showing this, so you have a new sociological question: why is it that rise in female education leads to higher homicide rates? And Cole and Gramajo then gave certain hypotheses. You may not agree with those hypotheses,
you may conduct this study on your own or test these hypotheses given by Cole and Gramajo using statistical methods. But the point I am making that in addition to describing data, drawing inferences, statistical methods can also be used for raising new questions in sociology. And of course, you are all familiar that whenever the issue of prediction comes, predicting population of India, predicting urbanization, predicting per capita income of India 20 years from now, 50 years from now, there also statistical methods are of great help. And finally, statistical methods have been used in monitoring and evaluation of development policies run by various governments and NGOs. Thank you very much.